तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वंदे मातरम। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गई, बहुत ही बीच में अर्जेंट काम आ गया था, जिसके कारण मैं वीडियो इंडियन मैप पे नहीं ला पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि अगले बार से देर न हो और थोड़े क्रम में बनते ही क्रमशः ही मतलब वीडियो आते रहें, ठीक ना। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे इंडियन मैप में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक ना। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंडियन मैप से रिलेटेड हर ऑथेंटिक वीडियो इस पर आती रहती है। अगर आप इंडियन मैप की तैयारी करना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक ना। तो चाहिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बनने के शर्त क्या हैं, यानी कि भारत में जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके कुछ ना कुछ विशेषताएं थी, तब उनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। राज्य बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक ना। भारत की मुख्य भूमि से दूर होना चाहिए, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार भारत की मुख्य भूमि से दूर है। केंद्र सरकार व राष्ट्रपति का नियंत्रण होना जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेशों पे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति वहाँ बैठाते हैं अपने लेफ्टिनेंट, ठीक ना। और 2 राज्यों में विवाद होना चाहिए। विवादित स्थान को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जैसे पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक ना। सांस्कृतिक भिन्नता अलग अलग होना चाहिए, जैसे दमन दीव दादरा नागर हवेली पुडुचेरी। यहाँ पे क्या था, पहले पुर्तगालियों का शासन था तो उनकी संस्कृति कुछ अलग थी, भारत की कुछ संस्कृति अलग थी, तो सांस्कृतिक भिन्नता था ना, तो इस हिसाब से भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, ठीक ना। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला दिल्ली है, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत की मुख्य भूमि से दूर पाया जाता है। तीसरा चंडीगढ़ है जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। चौथा दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव है। ये पहले अलग अलग था, लेकिन 26 नवंबर 2019 को ये घोषणा किया गया कि दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव एक हो जाएगा। और ये प्रभावी रूप से एक कब हुआ, 26 जनवरी 2020 को, ये याद रखिएगा डेट। घोषित हुआ था 26 नवंबर 2019 को, प्रभावी रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 2020 को। कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कहीं भी पूछ सकता है। 26 नवंबर 2019 को घोषित हुआ था और 26 नवंबर 2019 को घोषित हुआ था, 26 जनवरी 2020 को प्रभावी रूप से लागू हो गया था, ठीक ना। याद रखिएगा, 26 नवंबर 2019 को घोषित, 26 जनवरी 2020 को लागू। पांचवा आपका लक्षद्वीप आ जाता है, फिर पुडुचेरी, इसके बाद जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया था। ये अलग कब हुआ था, 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी। 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया था। 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी, 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी रूप से लागू हो गया था। ये डेट बहुत मस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव 26 नवंबर 2019 को घोषित हुआ था, 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। दोनों के डेट 26-26 हैं, महीना का फर्क है, एक में नवंबर है एक में जनवरी है। और लद्दाख 2019 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी रूप से लागू हो गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दें कि ये जो दिल्ली है आपका और जो चंडीगढ़ है, इसको और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली चंडीगढ़ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है। मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक ना, उस प्लेलिस्ट से। और बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख है तो इस पे अभी वीडियो थोड़ा आना है, कुछ कारण से मैं शुरुआत में नहीं दे पाया था,
तो इस पे वीडियो आ जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली और पुडुचेरी के बारे में, ठीक ना। तो चंडीगढ़ के बारे में भी थोड़ा छोटा नॉलेज है, जान लीजिए। चंडीगढ़ क्या है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने एक नगर बसाया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। यहाँ पे रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ पाया जाता है जो कि एक उद्यान है। इसका अन्य नाम है नेक चंद सैनी गार्डन। क्या नाम है? नेक चंद सैनी गार्डन। इसका निर्माण कौन कराए थे? नेक चंद सैनी जी कराए थे, इसीलिए इसका एक अन्य नाम क्या है? नेक चंद सैनी गार्डन। नेक चंद सैनी गार्डन किस गार्डन का नाम है? रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। यहाँ पे ये सुखना झील के निकट में पाया जाता है। किस झील के निकट में पाया जाता है? सुखना झील के निकट में पाया जाता है। यहाँ का ऑफिशियल एनिमल क्या है? इंडियन ग्रे मैंगोज, ठीक ना, या मैंगूज पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव। ये 26 नवंबर 2019 को घोषित हुआ था, 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव का क्या इतिहास, मतलब कब ये एक हुए थे। दोनों का डेट मतलब घोषित भी 26 को हुआ था और लागू भी 26 को हुआ था, ठीक ना। तो 26 ही है, लेकिन एक 2019 में हुआ था और एक 2020 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ कि एक नवंबर में हुआ था और एक तो आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी आप मनाते हैं, तो उस दिन एक हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव पश्चिमी भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। पश्चिमी भारत में स्थित है। दादरा और नगर हवेली आपका महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है, महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्सा में। और दमन एवं दीव गुजरात के निचले हिस्सा में पाया जाता है। इसकी राजधानी दमन है। दमन एवं दीव गुजरात के निचले भाग में है, मैंने नोट भी कर दिया है तो आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दादरा एंड नागर हवेली मुंबई से थोड़ा ऊपर है, ठीक ना। मुंबई आपका महाराष्ट्र में जहाँ मुंबई पाया जाता है उसके थोड़ा ऊपर है, ठीक। यहाँ पुर्तगालियों का कब्जा था, 1961 में छोड़े थे। यहाँ पे सांस्कृतिक विभिन्नता भी देखने को मिलती थी। हमने क्या बोला था कि जहाँ पे कल्चरल डिफरेंस पाया जाता है, सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है, कल्चरल डिफरेंस जहाँ पे पाया जाता है वहाँ उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या है? पुर्तगालियों की संस्कृति है और भारत में था तो जाहिर सी बात है भारत की भी कुछ संस्कृति होगी, तो सांस्कृतिक भिन्नता वाला प्रदेश था, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए ये भी एक शर्तें हैं, ठीक ना। फिर पुडुचेरी आ जाता है। पुडुचेरी जो पोंडीचेरी भी कहलाता है, ठीक ना। भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ठीक ना। पुडुचेरी पौंडीचेरी की राजधानी है, ठीक ना। 2006 में पौंडीचेरी से इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि किस सन में पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी रख दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे? 2006 में सर जी, ठीक ना। पुडुचेरी में 4 जिला हैं। कितने ज़िले हैं? 4 जिले। और 4 जिले आपके अलग अलग प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक ना। तमिलनाडु में आपके 2 जिले उसमें से पाए जाते हैं, एक मुख्य पुडुचेरी। यदि पुडुचेरी को हम पूछा जाए कि भारत के नक्शा में कहाँ मेन देखते हैं, तो तमिलनाडु के इसी पुडुचेरी, इसको मुख्य पुडुचेरी भी बोलते हैं, ठीक ना। यही आपका मेन पुडुचेरी है जहाँ पे आपके शासक बैठते हैं, राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट आप जहाँ पे बैठाते हैं, ठीक ना। फिर यहीं पे एक कराईकल भी पाया जाता है, ये भी जिला है। आंध्र प्रदेश में इसका एक हिस्सा है जिसको यानम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानम। केरल में आपका है महा, या इसको माहे बोलते हैं, ठीक ना। तो 3 प्रदेश में आपका पुडुचेरी पड़ता है, 3 प्रदेश में आपका पुडुचेरी पड़ता है, ठीक ना। 3 प्रदेश में तमिलनाडु में मेन पुडुचेरी है और कराईकल है, आंध्र प्रदेश में यानम है, केरल में माहे है, ठीक ना। तो देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर से दिख सकता है कितना तोड़ मरोड़ देते हैं हम तथ्यों को, ताकि कुछ भी ना बचे जानने के लिए, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, ठीक ना, राष्ट्रहित में। यहाँ पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था। 1954 में
आज़ाद हुआ और प्रभावी रूप से ये 1956 में यहाँ पे शासन मतलब कि भारत में ये शामिल हो गया, ठीक ना। माहे पुडुचेरी आपका हिंद महासागर के पास पड़ता है। कराईकल आपका बॉर्डर किसको जोड़ता है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी को, ठीक ना। माहे अरब सागर को और कराईकल बे ऑफ बंगाल को। ये याद रखिएगा कि माहे किस साइड पड़ता है आपका। माहे यदि अरबियन सी को यानी कि अरब सागर को छू रहा है तो आपका केरल के पास पड़ेगा, और यदि कराईकल बे ऑफ बंगाल को टच कर रहा है तो कहाँ पे पाया जाएगा? बताइए बताइए कि कहाँ पे पाया जाएगा? कराईकल तमिलनाडु में पाया जाएगा यदि बे ऑफ बंगाल को छू रहा है तो। माहे जो है, माहे आपका केरल में पाया जाता है जो कि सबसे छोटा है, ठीक ना। माहे आपका केरल में पाया जाता है जो कि सबसे छोटा है। तो जहाँ पे मेन पुडुचेरी जो तमिलनाडु में था, यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन यहीं पे होता है। प्रशासन के लिए जो अधिकारी होते हैं वो यहीं पे बैठते हैं, ठीक ना। फिर आता है अंडोमान निकोबार आइसलैंड, अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। मैंने बोला ना कि मुख्य भूमि से दूर होना चाहिए। ये आपको कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप भारत का नक्शा बना लीजिए, ठीक ना। भारत का नक्शा बना लीजिए तो आपका यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार। कहाँ पे पड़ता है? भारत की मुख्य भूमि से दूर आपका ये है अंडमान निकोबार, ठीक ना। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार पड़ता है, ठीक। तो भारत के मुख्य भूमि का ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा कौन कहलाएगा? भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा ये है, ठीक ना। ये आपका मुख्य भूमि का हिस्सा है, ये मुख्य भूमि से दूर है। समझ गए होंगे आप लोग। साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ मेनलैंड, कन्याकुमारी। दक्षिण भारत का मुख्य लैंड किसको कहा जाता है? तो कन्याकुमारी को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ दे वहीं पे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है, तो इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में सबसे नीचे पड़ता है, ठीक ना, सबसे नीचे। अगर आपका ये अंडमान निकोबार है हरा वाला, तो ये आपका निचला वाला क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट की क्या विशेषता है? यहाँ पे त्रि सर्विस यानी ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस में कौन कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेना बैठती है, ठीक ना। यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेना पाई जाती है, ठीक। इसके बाद अंडमान निकोबार को फिजिकल रूप से देखा जाए तो यहाँ पे दो ज्वालामुखी भी पाई जाते हैं, जिसे एक है बैरम द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यूपीएससी के पेपर में पूछता है दोस्तों, लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैरम द्वीप भारत का ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है? एक बार मतलब विस्फोट हुआ तो अभी तक उसमें से धुआं निकल ही रहा है। जैसे मान लीजिए ये धरातल है आपका, क्या है? ये धरातल है, यहाँ से ये एक ज्वालामुखी निकला, ठीक ना, ये फोड़ दिया, ज्वालामुखी आपका निकला, ठीक ना। तो निकल के क्या होता है? शांत हो जाता है। लेकिन भारत का ये पहला ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें अभी तक धुआं निकल रहा है। क्या हो रहा है? ये अभी तक धुआं निकल रहा है। तो अभी तक धुआं निकलने के कारण इसको क्या बोला जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यदि आपसे पूछा जाए तो किसको बताएंगे मित्रों? नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछेगा आपका बैरम द्वीप, ठीक ना। अब बैरम द्वीप के बारे में थोड़ा विशेषता भी जान लीजिए। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। ये 28 मई 2005 में फटा था। कब फटा था? याद रखिएगा, 28 मई 2005 में फटा था, ठीक ना। और जब से फटा था तब से इससे लावा धुआं निकल रहा है, ठीक ना। एक ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में और पाया जाता है, नारकोंडम, जो कि निर्जीव है, ठीक ना। ये बंद हो चुका है, इसका साला कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक। थोड़ा इंटरटेनमेंट करना पड़ता है।
क्या कीजिएगा, आप लोग को याद नहीं होगा, बोरिंग लगेगा, ठीक ना। तो ये हम लोग की मजबूरी होती है, बाकी हम लोगों को कोई ऐसा शौक़ नहीं है। आपके दिमाग में चीज़ें छप जाएं इसलिए हम लोग थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी आप लोग को कराते रहते हैं, ठीक ना। तो अंडमान निकोबार का को यदि आप इतिहास के रूप में देखें, ऐतिहासिक रूप से देखें, तो यहाँ का क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक सेल्यूलर पैलेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया। सेल्यूलर पैलेस एक महल बनवाया, ठीक ना, जिसका नाम था सेल्यूलर। फिर इसके बाद बनवाने के बाद क्या हुआ कि बनवाने के बाद जानते हैं क्या हुआ, मलेरिया फैल गया। जब सेल्यूलर पैलेस यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बनवाई तो मलेरिया फैल गया, और मलेरिया जब फैल गया तो अब मलेरिया फैल गया तो उस महल में कोई रह पाएगा क्या, रहेगा तो रोगी नहीं हो जाएगा। तो फिर उस पैलेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्वर्ट करना पड़ा। किस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ा, सेल्यूलर जेल में। आप लोगों ने नाम सुना होगा सेल्यूलर जेल का। तो सेल्यूलर जेल पहले क्या था, सेल्यूलर पैलेस था, ठीक ना। तो वहाँ मलेरिया फैल गया तो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको सेल्यूलर जेल में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे काला पानी की सज़ा वाले कैदी जाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जिसको काला पानी की सज़ा हुई उसको कहाँ रखा जाता था, सेल्यूलर जेल में रखा जाता था। एक स्वतंत्रता सेनानी थे बटुकेश्वर दत्त और एक थे वीर सावरकर। दोनों को कहाँ सजा हुई थी, काला पानी की ही दोनों को सजा हुई थी, काला पानी में ही दोनों की सजा हुई थी। लेकिन बटुकेश्वर दत्त जी क्या किए, अपनी ज़िंदगी काला पानी में गुजार दिए, डरे नहीं। लेकिन वीर सावरकर जी ने क्या किया, अंग्रेज़ों को माफ़ी पत्र लिखा और अपनी सज़ा माफ़ करवा ली, ठीक ना। तो कौन अच्छा किया और कौन बुरा किया, आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि वीर सावरकर जी ने माफ़ी मांग के अच्छा किया, या बटुकेश्वर दत्त जी पूरी ज़िंदगी ना काला पानी में सज़ा काट लिए वो अच्छा किए। भारत के असली स्वतंत्रता सेनानी यदि कहा जाए, ज़्यादा यदि कुर्बानी किसने दी, तो आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो सेल्यूलर जेल आपका सेल्यूलर पैलेस को ही कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। क्या किया, कब्जा कर लिया। सेल्यूलर पैलेस यानी अंडमान निकोबार पे कब्जा कर लिया। किसने, जापान ने, द्वितीय विश्व युद्ध में। और कब्जा करने के बाद क्या किया, बोस बाबू उसमें किसको कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के रूप में दे दिया। सुभाष चंद्र बोस बाबू को गिफ्ट के रूप में दे दिया और उनको दिया, तो बाद में इसका नाम क्या हो गया था, शहीद एवं स्वराज द्वीप, ठीक ना। ये ऐतिहासिक रूप से यहाँ का इतिहास है अंडमान निकोबार का। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ये सेल्यूलर पैलेस था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था। बाद में यहाँ मलेरिया फैल गया। मलेरिया में फैलने के बाद इसको सेल्यूलर जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। इस जेल में काला पानी की जिसको सज़ा होती थी वो यहाँ आते थे। काला पानी की सज़ा बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर को हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद इसको बोस बाबू यानी कि सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट दे दिया। बाद में इसका नाम बदल के शहीद एवं स्वराज द्वीप रख दिया गया, ठीक ना। अंडमान निकोबार यदि आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक ना। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है, तो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में है यहाँ का हाई कोर्ट, ठीक ना। यहाँ पे कुछ जनजातियाँ प्रसिद्ध हैं, जो कि जनजातियाँ में यारवा प्रसिद्ध है, सेम्पिन प्रसिद्ध है, सेंटेलीज प्रसिद्ध है। सेंटेलीज खतरनाक किस्म की जनजातियाँ हैं जो कि सेंटेलियन द्वीप पे रहती हैं। कहाँ रहती हैं, सेंटेलियन द्वीप पे रहती हैं, ठीक ना। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जंगल मिजोरम में है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। कोको आइलैंड एक पाया जाता है
अंडमान निकोबार के पास, को जवाहरलाल नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया था। किसको दे दिया था? म्यांमार को दे दिया था। बाद में म्यांमार ने क्या किया कि चीन को दे दिया, और चीन को जब मिला तो चीन यहाँ से नज़र रखता था किस पे? उड़ीसा पे रखता था। उड़ीसा के आपको पता होगा कि राइट साइड वाले में उत्कल पाया जाता है। उड़ीसा में उत्कल पाया जाता है। उत्कल में कलाम द्वीप है। कलाम द्वीप से क्या किया जाता था? मिसाइल वगैरह छोड़ा जाता था। तो चीन इसी आइलैंड से इस पे नज़र रखता है। किस पे? भारत पे रखता है कि क्या क्या भारत क्लब बना रहा है, ठीक ना। तो जवाहरलाल नेहरू जी दिए, बाद में म्यांमार ने उसका गलत फ़ायदा उठाया, जो कि गलत था। अंडमान के 4 भाग हैं। पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान, चौथा है छोटा अंडमान। उत्तरी अंडमान पे सैडल पीक यानी सैडल पर्वत पाया जाता है। मध्य अंडमान साइज में सबसे बड़ा है, और दक्षिणी अंडमान में यहाँ की राजधानी पाई जाती है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। छोटा अंडमान सबसे छोटू जगह है, ठीक ना। निकोबार के 2 भाग हैं, एक कार निकोबार है और एक ग्रेट निकोबार है, ठीक ना, याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। चैनल किसको बोलते हैं? समुद्र के बीच का चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। समुद्र के बीच का चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये देखिए, ये आपका अंडमान है, अंडमान निकोबार है, ठीक ना। ये आपका अंडमान निकोबार है, नीचे वाला निकोबार है और लाल वाला आपका अंडमान है, ठीक ना। लाल वाला अंडमान है, नीचे वाला आपका निकोबार है। तो अंडमान से निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? 10 डिग्री चैनल कहलाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। इसकी क्या साइज है? 220 टू 440 किलोमीटर, ठीक ना। इसका एक वो भी था कि सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरीज कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप को ही कहा जाता है। ये याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, यूपीएससी के पेपर में पूछ देता है। पहले इन द्वीपों को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप। साला क्या खतरनाक नाम रहता है, बोलने में भी कितना दिक्कतें आती हैं, ठीक ना। आप लोग बोल के देखिएगा। लक्षद्वीप की ऑफिशियल एनिमल कौन है? तो ब्लैक वेज्ड बटरफ्लाई फिश। ऑफिशियल बर्ड कौन सा है? ब्राउन नोडी। ऑफिशियल ट्री ब्रेड फ्रूट। यूनिवर्सिटी यहाँ पे है गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। लक्षद्वीप में एक यूनिवर्सिटी भी है, गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। चैनल कौन है? जो समुद्र के बीच एक चौड़ा रास्ता है जो 2 जगहों को डिवाइड कर देता है, ठीक ना, जोड़ता है या अलग अलग करता है, ठीक ना। तो 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है? कावारती को अलग करती है मिनिकॉय से, ठीक ना। कावारती को अलग करती है मिनिकॉय से। कावारती लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी भी है। कावारती ये लक्षद्वीप की राजधानी है, याद रखिएगा। मुस्लिम 90% यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। सरदार पटेल ने अपना सेना भेजा था यहाँ पे इसको भारत में शामिल होने के लिए, ठीक ना। हाई कोर्ट यहाँ का केरल में पाया जाता है और अंडमान का हाई कोर्ट कहाँ पाया जाता है? कलकत्ता में। भाषा यहाँ पे मलयालम यूज होती है क्योंकि केरल के पास ही है, ठीक ना। द्वीपों का आकार, ये लक्षद्वीप के जो द्वीप है, लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल जैसा है, ठीक ना, घोड़े के नाल जैसा। मिनिकॉय द्वीप पक्षियों के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप मूंगा से बना है, ठीक ना। मूंगा एक जीव था। तो देखिए लक्षद्वीप बना कैसे है इसका जान लीजिए, एकदम याद हो जाएगा आपको, ठीक ना। लक्षद्वीप क्या है? मूंगा से बना था। तो एक तालाब था, क्या था? एक तालाब था, वहाँ पे मूंगा करोड़ों की संख्या में थे। ये मूंगा, ले मूंगा, 1 करोड़ मूंगा,
ठीक ना। ये मूंगा आपका करोड़ों की संख्या में थे। बाद में ये मूंगा क्या हुआ, मर गए, और मर के इसका जो मसवा था ना वो सड़ गया और हड्डियों का कंकाल बन गया। ले हड्डी ले हड्डी ले हड्डी, ये हड्डी, हड्डियों का एकदम कंकाल का ढेर हो गया। फिर इसी हड्डी पे क्या हुआ जानते हैं, धूल मिट्टी सब जम गया। ले धूल ले धूल, मिट्टी वाला ये थोड़ा सा पड़ा देते हैं, मिट्टी धूल मिट्टी पड़ गया। बालू भी थोड़ा सा आ गया। अब बालू का है पीछे रहे, बालू भी आ जाए, बालू भी इसमें आ गया। अब बालू आ गया तो एक ये मतलब कठोर आकृति मतलब बन गया, एक पदार्थ बन गया, ठीक ना। कठोर पदार्थ बन गया जिसको आइलैंड का नाम दिया गया, ठीक ना। एक आइलैंड बन गया पूरा, वहाँ पे जम के पपड़ी बन गया। क्या बोलते हैं उसको, पपड़ी बन गया, ठीक ना। पपड़ी बन गया, पपड़ी बन गया, ठीक ना, पपड़ी बन गया। और इस पपड़ी को क्या नाम दिया गया, आइलैंड, ठीक ना। और इस आइलैंड को क्या बोला जाता है, तो इस आइलैंड को कोरल मिर्जान आइलैंड या प्रवाल भित्ति भी बोला जाता है, ठीक ना। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लक्षद्वीप कैसे बना। एक तालाब था, वहाँ पे मूंगा थे, मूंगा करोड़ों की संख्या थे, वो मर गए, मांस सड़ गया मतलब गल गया, हड्डियाँ बच गई, हड्डियों का कंकाल का ढेर हो गया, उस पर धूल मिट्टी बालू पड़ गए, और फिर एक पपड़ी बन के आइलैंड का निर्माण हो गया। इस आइलैंड को कोरल आइलैंड, मिर्जान आइलैंड या प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बताना है ग्रेट बैरियर है। ग्रेट बैरियर द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति बोला जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 8, अब चैनलों के बारे में थोड़ा याद रखने वाला चीज़ याद रख लीजिए। 8 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाता है, आपका लक्षद्वीप में पाया जाता है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, ठीक ना। मालदीव आपका एक देश है जो कि समुद्री रास्ते से भारत को जोड़ता है, याद रखिएगा, मेरी टाइम बॉर्डर के माध्यम से भारत को जोड़ता है। तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप में पाया जाता है, जो कि मिनिकॉय को कावारती से अलग करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद 10 डिग्री चैनल बताइए कहाँ पे आता है, तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है, कावारती द्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है, दोनों को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल ये देखिए मालदीव आपका देश है, और मिनिकॉय द्वीप को जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार के पास एक कोको आइलैंड था। ये कोको आइलैंड म्यांमार को कौन दे दिए थे, जवाहरलाल नेहरू जी। बाद में इस आइलैंड को उसने चीन को दे दिया, चाइना को दे दिया, और चाइना यहाँ पे बैठ के हमारे उड़ीसा के उत्कल पे नज़र रखता है। उत्कल से क्या किया जाता है, एक मिसाइल छोड़ा जाता है, उत्कल में कलाम द्वीप पाया जाता है, ठीक ना। तो अंडमान के 4 भाग थे। 4 भाग कौन कौन से थे, एक उत्तरी अंडमान, एक मध्य अंडमान, एक दक्षिण अंडमान, एक छोटा अंडमान। उत्तरी अंडमान में क्या पाया जाता था, सैडल पीक, याद रखिएगा, सैडल पीक, ठीक ना। और मध्य अंडमान में आपका क्या था, ये साइज में सबसे बड़ा था, बोलता था हम बहुत बड़े हैं, ठीक ना। दक्षिण में क्या था, यहाँ की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और छोटा अंडमान क्या था, नामे है छोटा, छोटा था। और निकोबार के 2 भाग हैं, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से जो अलग करता है ना ना ना, हाँ जैसे ठीक ना, लिटिल अंडमान को जो कार निकोबार से अलग करता है वो आपका 10 डिग्री चैनल है, ठीक ना, यहाँ पे होगा आपका, ठीक ना। तो ये डायग्राम था, आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, याद करने के लिए मिनी डायग्राम है जो कि आप लोग बना लेंगे तो बहुत फ़ायदा ही आपका होगा। लक्षद्वीप आपका इंडियन मैप में इस साइड है, और अंडमान निकोबार आपका इस साइड पे है, ठीक ना। अंडमान निकोबार की राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है, और आपका लक्षद्वीप में की राजधानी है कावारती। यहाँ पे 2 चीज़ पाए जाते हैं,
एक कावारती और दूसरा मिनी काय। मिनी काय आपका पक्षियों का समूह है और कावारती यहाँ की राजधानी है। इसके नीचे आपका मालदीव देश पाया जाता है, ठीक ना। तो आपको वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा, नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पे इंडियन मैप से रिलेटेड हर ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलती रहती है, ठीक ना। और इंडियन मैप से जुड़ा हर एक ट्रिक सवाल आपको इस चैनल पर मिलता है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली अगली वीडियो का अपडेट मैं यहीं पे देता हूँ, ठीक ना। और यदि आपको इन सब के PDF नोट्स चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ पे हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके मांग सकते हैं। आपको मैं ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो।